हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, जिससे कि आप वायुमंडल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको आसानी से याद रख सकें। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला हेडिंग हमारा एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है, उसके बाद हम उससे संबंधित अन्य फैक्टों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर हम किसी स्पेशल टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका अपना स्पेशल नाम होता है। उसी टाइप से पृथ्वी के वायुमंडल का जो अध्ययन होता है उसका भी अपना स्पेशल नाम है। लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो कई परतों में विभाजित है। उसके अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन हम दो वर्गों में करते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परतों का जो अध्ययन होता है उसे हम एरोलॉजी यानी कि वायुर्विज्ञान कहते हैं, और उसके बाद पृथ्वी के निचली परत के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी यानी कि ऋतु विज्ञान कहते हैं। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के ऊपरी परतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी यानी कि वायुर्विज्ञान कहते हैं। और उसके बाद अगर हम निचली परत के अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी के निचली परतों का जो अध्ययन होता है उसे हम मेट्रोलॉजी, जिसे हिंदी में ऋतु विज्ञान कहते हैं। अब जैसा कि अभी आपको बताएं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको कई परतों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन हमारे बनता है कि पृथ्वी के वायुमंडल को कई परतों में क्यों विभाजित किया गया, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। तो आप याद रखेंगे कि हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल को कई परतों में क्यों विभाजित किया गया, तो हमारा आंसर होगा कि वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। यहाँ से ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। अब इनका हम यहाँ पर एक एक करके नाम जान लेते हैं। उसके बाद अभी हम एक एक परत का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उन परतों में कौन सी घटनाएँ होती हैं उसको हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर पहली परत जो हमारी है उसे हम क्षोभ मंडल या फिर संवहन मंडल कहते हैं। यहाँ पर एक बात और आप याद रखेंगे कि जो क्षोभ मंडल है इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, अभी आप जब वीडियो देखेंगे इसका विस्तृत क्षोभ मंडल का तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी परत है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। तीसरी परत हमारी है जो मध्य मंडल, और चौथी परत है आयन मंडल या उसे हम ताप मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल की 5वीं और अंतिम परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे वायुमंडल को 5 परतों में तो विभाजित किया गया है, लेकिन इस वायुमंडल का प्रसार कहाँ तक है, यानी कि हमारा वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर हम वायुमंडल के प्रसार की बात करें तो हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हाँ, एक बात आप और याद रखेंगे कि कुछ बुकों में आप वायुमंडल का जो ये प्रसार है वो 1600 किलोमीटर भी पाएंगे। तो अगर हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए हों, 1600 किलोमीटर भी दिया हो और 1000 किलोमीटर भी दिया हो, तो उस स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो 1000 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में केवल 1600 मीटर दिया है तो आप उसी को राइट आंसर मानेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से कौन सी परत किस नंबर पर आती है, यानी कि पृथ्वी की सतह से कौन सी परत पहले आती है और कौन सी परत बाद में आती है, या फिर किस परत के बाद कौन सी परत पड़ती है। इसको हम देख लेते हैं, फिर हम उन परतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक एनिमेशन द्वारा समझाया गया है कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह से ये जो हमारी पहली परत है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपको बताएं कि इसे हम संवहन मंडल भी कहते
हैं। उसके बाद अगर क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत होगी उसे हम समताप मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरी परत को हम मध्यमंडल कहेंगे और उसके बाद मध्यमंडल के बाद जो हमारी चौथी परत होगी वो आयन मंडल की होगी। फिर पांचवी और अंतिम परत जो होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से इन परतों का जो क्रम होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से दूसरे नंबर पर कौन सी परत होगी, या फिर पृथ्वी की सतह से चौथे नंबर पर कौन सी परत होगी, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे कि आप ये कभी भी ना भूलें कि किस नंबर पर कौन सी परत होगी। ये ट्रिक है हमारा छोड़ सबको मैं आया बाहर। अब हम इस ट्रिक के एक एक शब्दों का मतलब आपको समझा देते हैं। इस ट्रिक का जो पहला शब्द है हमारा छोड़, इस शब्द का मतलब होगा क्षोभ मंडल, यानी कि जो हमारी पहली परत होगी पृथ्वी की सतह से वो क्षोभ मंडल होगी। और उसके बाद दूसरा शब्द है सबको, सबको का यहाँ पर मतलब होगा समताप मंडल, यानी कि सतह से जो दूसरी परत होगी हमारी वो समताप मंडल की होगी। तीसरा शब्द है में से हमारा होगा मध्यमंडल, जो कि ये पृथ्वी की सतह से तीसरी परत होगी। और उसके बाद चौथा शब्द है आया, आया का मतलब होगा यहाँ पर आयन मंडल, जो कि पृथ्वी की सतह से चौथी परत है। और अगर हम पांचवी और अंतिम परत की बात करें तो बाहर अंतिम शब्द है, जिसका मतलब होगा वायुमंडल। अब आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से जो परतों का क्रम होता है सतह से, पृथ्वी की सतह से, उसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर पहला हमारा क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। यहाँ पर तो आपको मध्यमंडल और वायुमंडल वैसे याद होगा कि जो सबसे बाहर है वो वायुमंडल होगा, और यहाँ पर 5 परतें हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मध्य में यानी कि तीसरे नंबर पर होगा उसको हम मध्यमंडल कहेंगे। तो ये दोनों तो वैसे याद है, और सबसे नीचे वाला हमारा क्षोभ मंडल है। अब यहाँ पर समताप और आयन मंडल में कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अब इससे आगे हम एनिमेशन के माध्यम से इन परतों का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कौन सी परत में कौन सी घटनाएं होती हैं और उसकी क्या विशेषता है, तथा हम ये भी देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से इन परतों की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह से जो हमारी पहली परत है वो क्षोभ मंडल है। ये क्षोभ मंडल जो है इसकी पृथ्वी की सतह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऊंचाई है। अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों से जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 8 से 10 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर तक होती है। अगर हम इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो जो इसकी औसत ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर है। तो आप इन बातों को याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाए उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए आपको ये सारे फैक्ट याद होने ज़रूरी है। जैसे कि हम ऊंचाई की बात किए तो यहाँ पर आपको 3 टाइप से बताई गई कि ध्रुव पर जो इसकी ऊंचाई होगी वो 8 से 10 किलोमीटर होगी, और अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर जो इसकी ऊंचाई होगी वो 18 से 20 किलोमीटर होती है। इस टाइप से अगर हम इसकी एवरेज ऊंचाई की बात करें तो जो इसकी एवरेज ऊंचाई होगी वो 13 किलोमीटर होगी। तो आप इन तीनों बातों को याद रखेंगे। अब हम इस परत की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसलिए इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और उसके बाद मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब इसी परत में होती हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, बादल या फिर वर्षा, ये सब घटनाएं जो होती हैं वो सब इसी परत में होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में भी ये घटनाएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। हमारे एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षा हो गया या फिर आंधी हो गया, ये सब घटनाएं किस परत में होती हैं। तो वर्षा, आंधी या मौसम संबंधी कोई भी घटना हो, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी कि पृथ्वी की निचली परत में होती हैं।
ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है वो भी क्षोभमंडल में ही होता है। अगर आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस टॉपिक पर भी आपको एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायु में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से इसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी मिलती रहेगी। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इस परत का तापमान कम होता जाएगा। इसके अलावा इस परत की और भी विशेषताएं हैं जिसको अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जाना कि क्षोभमंडल का हमारे वायुमंडल में कहाँ तक प्रसार है। अब हम देख लेते हैं कि क्षोभमंडल का भार कितना होता है। तो अगर हम वायुमंडल की इस सबसे निचली परत के भार की बात करें तो इसका भार संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्षोभमंडल का भार लगभग कितना होता है। तो आप याद रखेंगे कि क्षोभमंडल का भार हमारे संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% होता है। इसके बाद अगर अगली विशेषता की हम बात करें तो जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि क्षोभमंडल में मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं, इसलिए इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से अभी तक हमने क्षोभमंडल के 3 उपनाम पढ़े। पहला संवहन मंडल, पहले ही आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद दूसरा परिवर्तन मंडल और तीसरा हमारा विक्षोभ मंडल होगा। आप इन सभी उपनामों को याद रखेंगे क्योंकि हमारे एग्जामों में इनके दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इनके उपनामों को भी याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम इसके अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है कि इस मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे इसके वायु वेग में वृद्धि होगी। यानी कि नीचे की वायु का वेग जो होता है वो कम होगा और जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे इसके वायु के वेग में वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर अगली विशेषता की हम बात करें तो अगली विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में इस परत की ऊंचाई में वृद्धि और शीत ऋतु में कमी हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इस परत की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है और जैसे जैसे फिर सर्दी आने लगती है इस परत की ऊंचाई में कमी आने लगती है। लेकिन अगर हम इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। ये अभी तक हमने देखा कि क्षोभमंडल का प्रसार क्या है, कहाँ तक है, या फिर उसका भार कितना है, या इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम दूसरी परत के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की सतह से अगर हम दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। अब हम देख लेते हैं कि इस परत का विस्तार कहाँ तक है। अगर हम समताप मंडल के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। उससे पहले हमने पढ़ा कि क्षोभमंडल था और अब क्षोभमंडल के बाद जो 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र होगा वो समताप मंडल का होगा। अब हम इसकी विशेषताओं का वर्णन कर लेते हैं। अगर हम इसकी पहली विशेषता की बात करें तो जैसा कि नाम में आप देख रहे हैं कि इसका नाम ये समताप मंडल, यानी कि इस मंडल का जो ताप होता है लगभग समान होता है। तो पहली विशेषता ये हो गई कि इसका ताप समान होता है। इसी परत में ऊपर की ओर पृथ्वी की सतह से 30 से 60 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है या वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो अगर ओजोन परत की हम बात करें तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। और अगर इसके हम प्रसार की बात करें तो जो इसका प्रसार होता है पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक होता है। यानी कि जो ये हमारी परत होती है ये समताप मंडल और इसके ऊपर जो हमारी अगली परत होगी मध्य मंडल, दोनों में फैली होती है। तो इसको आप याद रखेंगे कि ओजोन परत का विस्तार समताप मंडल के अलावा मध्य मंडल के निचले हिस्सों में भी होता है। अब हम अगली विशेषता देख लेते हैं।
समताप मंडल के निचले हिस्से में यानी कि 30 किलोमीटर से नीचे का जो भाग होता है वहाँ पर वायुयान उड़ाए जाने की सबसे आदर्श दशा पाई जाती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसके निचले हिस्सों में वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा पाई जाती है। इसके अलावा इसकी और भी विशेषताएं हैं जिसको हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि समताप मंडल का तापमान समान होता है, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि इस पृथ के निचले भाग में 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तापमान लगभग समान रहता है। कहने का मतलब कि पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है वहाँ पर इस मंडल का ताप तो समान रहता है, लेकिन इसके ऊपर ओजोन परत के कारण जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ते जाएंगे इसके तापमान में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि इसका जो तापमान होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत की जो मोटाई नापने की इकाई होती है वो है डाप्सन इकाई। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है। तो आप याद रखेंगे कि ओजोन परत नापने की जो इकाई होती है उसे हम डाप्सन इकाई कहते हैं। अभी तक हमने समताप मंडल का प्रसार कहाँ तक है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं तथा इस मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसके बारे में जान लिए। अब हम अगले परत के बारे में देख लेते हैं। वायुमंडल की तीसरी परत जिसे हम मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल कहते हैं, अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इसका तापमान। इस परत का जो तापमान होता है वो लगभग -85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि ये परत काफ़ी ठंडी होती है। इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी परत में उल्कापिंड आकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हमारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि किस परत में उल्कापिंड आकर नष्ट हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि मध्यमंडल में उल्कापिंड आकर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम अगली परत को देख लेते हैं। अब अगर हम पृथ्वी की सतह से चौथी परत की बात करें तो जो चौथी परत होती है उसे हम थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका दूसरा नाम आयन मंडल होता है। अगर इसके हम प्रसार की बात करें तो इसका प्रसार पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संचार उपग्रह इसी परत में होते हैं, यानी कि संचार उपग्रह का मतलब हुआ कि जिससे हमारे रेडियो हो गया, टीवी हो गया या मोबाइल के सिग्नल पकड़ते हैं, वे सब उपग्रह इसी परत में होते हैं। तो आप याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि संचार उपग्रह किस परत में स्थित होते हैं। तो अगर हम संचार उपग्रह की बात करें तो संचार उपग्रह तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर में स्थित होते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है कि रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस लौट आती हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे छोड़ी जाती हैं वो इसी परत से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। अब आगे हम तापमंडल से संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो कई आयनीकृत परतों में विभाजित है। तो हमारा आंसर होगा तापमंडल या फिर आयन मंडल। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो आप लगा सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अब अगर हम इन आयनीकृत परतों की बात करें तो इनमें से पहली परत होती है डी परत, दूसरी परत है E1 और E2 परत। यहाँ पर वैसे E1 और E2 दो अलग अलग परतें होंगी, लेकिन इन दोनों की विशेषताएं लगभग समान होती है, इसलिए इसको हम साथ में ही अध्ययन करते हैं। तो दूसरी परत हमारी होगी E1 और E2 परत। तीसरी परत है F1 और F2 परत। एक बात और आप याद रखेंगे कि F1 और F2 परत जो होती है इसका दूसरा नाम एप्लीटन परत भी है। उसके बाद चौथी और अंतिम परत होती है जी परत। ये अभी तक हमने
आयनमंडल से संबंधित जितनी भी विशेषताएं थी या फिर इसका प्रसार क्या है, इन सब के बारे में जान लिए। अब हम वायुमंडल की 5वीं परत के बारे में देख लेते हैं। अब आगे अगर हम पृथ्वी की सतह से वायुमंडल के 5वीं परत की बात करें तो जो 5वीं परत होता है वो वायुमंडल का आखिरी परत भी होता है। इसका नाम एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल होता है। अगर हम वायुमंडल के प्रसार की बात करें तो वायुमंडल का जो प्रसार होता है वो पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होता है। हमने पहले ही आपको बताया कि वायुमंडल का जो विस्तार होता है वो पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक होता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल का जो विस्तार होगा वो पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होगा। अगर इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस परत में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंडल में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर जो गैस होते हैं वो अति विरल होते हैं और इसी वजह से यहाँ के वायु का घनत्व बहुत ही कम होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी परत है जिसमें वायु का घनत्व बहुत कम होता है और क्यों होता है। तो आप याद रखेंगे कि इस परत में गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव की कमी होती है, इसी वजह से यहाँ के वायु का घनत्व बहुत कम होता है। अब अभी तक हमने यहाँ पर वायुमंडल से संबंधित हमारी जितनी भी विशेषताएं थी या कौन सी घटनाएं किस परत में होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन हम कर लिए हैं। अभी तक हमने वायुमंडल के संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम देख लेते हैं कि वायुमंडल की रासायनिक संरचना क्या होती है। 1992 ईस्वी में मार्शल एवं निकोलेट ने रासायनिक आधार पर वायुमंडल को 2 स्थूल भागों में विभाजित किया। इन 2 भागों का नाम है, पहला भाग है हमारा सममंडल और उसके बाद दूसरा भाग है विषममंडल। अब हम इनमें से प्रत्येक भाग को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। अब अगर हम सममंडल की बात करें तो सममंडल की समुद्र से औसत ऊंचाई लगभग 90 किलोमीटर है, याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर हम इसके प्रसार की बात करें तो इसका प्रसार क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल तक है। अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि इस मंडल में जो गैसें होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रासायनिक आधार पर ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें गैसें समान अनुपात में होती है। तो ये जो हमारा मंडल होगा वो सममंडल होगा। इसी विशेषता के आधार पर इस मंडल का नाम सममंडल पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर गैसें समान अनुपात में होती हैं। अब हम अगले मंडल के बारे में जान लेते हैं। अब अगर हम विषम मंडल की बात करें तो विषम मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक होता है। याद रखिए कि अभी हमने वायुमंडल की जो संरचना पढ़ी वहाँ पर हमने देखा कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक था, जबकि अगर वायुमंडल का जो रासायनिक विभाजन था उसके अनुसार जो वायुमंडल की ऊंचाई होती है उस समुद्र तल से 10,000 किलोमीटर तक होती है। अभी इसके बारे में आगे हम देखते हैं। यहाँ पर इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसीय परतों में जो अनुपात होता है वो भिन्न भिन्न होता है और इसी आधार पर इस मंडल को हम विषम मंडल कहते हैं। अब हम इस मंडल की जो गैसीय परतें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इनमें सबसे पहली परत है हमारी आणविक नाइट्रोजन परत, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद दूसरी परत है आणविक ऑक्सीजन परत, जिसकी ऊंचाई 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक होता है। और उसके बाद तीसरी परत है आणविक हीलियम परत, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1100 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक होता है। और अगर हम आखिरी परत की बात करें तो आखिरी परत है आणविक हाइड्रोजन परत, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक होता है। अभी तक हमने वायुमंडल की संरचना 2 आधारों पर देख ली है। अब इससे आगे हम वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं, यानी कि वायुमंडल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना हुआ है।
अब आगे हम इन घटकों के बारे में जान लेते हैं। इनमें से पहली घटक है हमारी गैस। अगर आप यहाँ पर गैसों की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिया हुआ है जिसके माध्यम से दिखाया गया है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है। इसको हम एक एक करके जान लेते हैं। हमारे वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, जिसकी वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा 78.03% है। उसके बाद दूसरी प्रमुख गैस है ऑक्सीजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा 20.99% है। एक बात और आप याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो अगर हम वायुमंडल की प्रमुख गैसों की बात करें तो वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसे हम प्रमुख गैसें क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे वायुमंडल में 99% जो हिस्सा है वो सिर्फ इन्हीं दोनों गैसों का है, इसलिए इनको हम वायुमंडल की प्रमुख गैसें कहते हैं। तीसरी जो हमारे वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो है आर्गन, जिसकी प्रतिशत मात्रा 0.93% है। चौथी गैस जो हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% है। ये भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03% है। उसके बाद आगे हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 0.01% है। हीलियम, इसकी प्रतिशत मात्रा 0.0005% है। क्रिप्टॉन, इसकी प्रतिशत मात्रा 0.0001% है। और आगे अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन की प्रतिशत मात्रा 0.000001% है। अभी तक हमने देखा कि हमारे वायुमंडल का जो संगठन था उसमें गैसें कौन सी गैस कितने प्रतिशत थी उसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा भी अन्य गैसें भी होती हैं जिनकी प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। ये हमारे मुख्य गैसें थी जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब आगे हम जो वायुमंडल का दूसरा घटक होता है जलवाष्प, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अगर हम वायुमंडल के दूसरे घटक वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प की बात करें तो आप याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो जलवाष्प की प्रतिशत मात्रा होती है वो 4% होती है। हमारे वायुमंडल में ये 4% जलवाष्प हमेशा विद्यमान रहता है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल में जलवाष्प की कितनी प्रतिशत मात्रा विद्यमान रहती है। तो याद रखेंगे 4% मात्रा सदैव वायुमंडल में विद्यमान रहती है। आगे अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट है कि जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्रा ध्रुवों के आसपास होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिए यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, मात्र लिखा हुआ, मात्र की जगह पर मात्रा होगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा होती है और ध्रुवों पर न्यूनतम मात्रा होती है। फिर अगर हम इसकी अगली विशेषता की बात करें तो भूमि से 5 किलोमीटर तक के ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से जो 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है उसी के अंदर लगभग जलवाष्प का 90% भाग होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगर हम जलवाष्प की संपूर्ण जलमंडल से तुलना करें तो जलमंडल का केवल 0.001% भाग वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं बरसठ संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। याद कीजिए अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी पहली परत होती है क्षोभ मंडल, वो उसी में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर अभी हमने तीसरे पॉइंट में देखा कि भूमि की सतह से 5 किलोमीटर तक के ऊंचाई में वायुमंडल के लगभग समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है। इसलिए क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं। अब हम आगे जो हमारे वायुमंडल का तीसरा घटक है उसके बारे में देख लेते हैं। अब हम अपने वायुमंडल के तीसरे घटक डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूलकण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इनमें से पहला पॉइंट है हमारा कि इसे एरोसोल भी कहा जाता है, यानी कि धूलकण का जो दूसरा नाम है वो है एरोसोल। उसके बाद अगला पॉइंट है धूलकण
अधिकतर वायुमंडल के निचले स्तर में मिलते हैं। ये कण धूल, धुआं, समुद्री लवण आदि के रूप में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो धूल कण होते हैं ये वायुमंडल के निचले स्तर में ही मिलते हैं और ये कण धूल के रूप में, धुएं के रूप में या फिर समुद्री लवण के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, संघनन के समय जलवाष्प जलकणों के रूप में इन्हीं धूलकणों के चारों ओर संघनित हो जाते हैं, जिससे बादल बनते हैं और वर्षण संभव होता है। यानी कि धूलकण वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा कि वर्षा संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं उसमें धूलकण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारा जो टॉपिक था, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। इस वीडियो में हमने वायुमंडल से संबंधित जितनी बातें थी, वायुमंडल की कौन सी परत में कौन सी घटनाएं होती है, उनकी क्या विशेषता होती है, कितने भागों में बटा हुआ या फिर उसके संगठन के बारे में सारे टॉपिकों पर विस्तृत अध्ययन किया। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में बताए गए सभी बातों को ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इसी प्रकार की आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे।